दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? तो हम लोग क्या करने वाले हैं और रेड रेड रोज पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन। कुछ दिन पहले हमने रेड रेड रोज पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। आप वो वीडियो देख सकते हैं, लास्ट वीडियो वही है पिछली वाली अपने इस चैनल पर। तो आज हम उसी पोएम का रेड रेड रोज का क्रिटिकल एप्रिसिएशन समझेंगे। मैंने थोड़ा सा आउटलाइन बनाया है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपकी ये हेल्प कर सकते हैं। पर इसको कंप्लीट आंसर मत समझना, मैं फिर से बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ ये बात। इसमें आपको कई चीजें ऐड करनी पड़ेंगी कंप्लीट आंसर बनाने के लिए, पर मैंने एक बेसिक ढांचा तैयार किया आप लोगों के लिए। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। देखो बिना इंट्रोडक्शन के कोई भी काम नहीं होता है ना, मतलब कोई आंसर आपको कंप्लीट नहीं होगा बिना इंट्रोडक्शन के, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो जैसे फॉर एग्जांपल इस पोएम में कि ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? स्कॉटलैंड के नेशनल पोएट रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा लिखी गई है, जो पहली बार पब्लिश हुई थी 1794 में। ठीक है। पोएम की जो कॉमन थीम है वो लव है, एक्चुअली बेसिक थीम लव इस्तेमाल की गई है। साथ में ये पोएम लोकल बैलेड से इंस्पायर हुई है, स्कॉटलैंड की लोकल बैलेड्स। लोकल बैलेड्स का मतलब फोक सॉन्ग्स वगैरह, फोक सॉन्ग्स नहीं होते हैं क्या, जो लोकल लेवल पे जो बहुत से गीत वगैरह, कहानियां, स्टोरी सब चलती है ना, बैलेड्स वगैरह, तो उनसे इंस्पायर हुई है ये पोएम। सो स्कॉटलैंड का इफेक्ट है इसमें पोएम में, परंतु थीम बहुत कॉमन है, लव की थीम है, जो कि जनरली बहुत बेसिकली देखा जाए तो 50% पोइट्री, 60% पोइट्री तो इंग्लिश लिटरेचर या किसी भी साहित्य में लव पर बेस्ड ही होती है ना। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया अपना। सेंट्रल आइडिया पर हम आएंगे। सेंट्रल आइडिया में हम दिखाएंगे कि पोएम में इंटेंसिटी ऑफ लव का जो बेसिक आइडिया है ना, उसको फोकस किया गया है। तभी तो जो लवर है बार बार बताता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा, तब तक करूंगा जब तक कि सारे समुद्र सूख नहीं जाते, या फिर तब तक प्यार करूंगा जब तक मेरी जिंदगी मतलब बची हुई है, मैं जब तक जिंदा हूँ, या फिर तुम मुझसे हजारों मील दूर चले जाओ तो भी तुमसे प्यार करूंगा। सो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है लव की इंटेंसिटी की, वो कितना अधिक प्यार करता है। तो ये दिखाने के लिए इस तरह के वर्ड यूज किए गए हैं। ठीक है, ऐसे फ्रेजेज यूज किए गए हैं। तो ये सेंट्रल आइडिया है पोएम का। ठीक है। थीम्स पे आते हैं। थीम्स मैंने दो थीम कवर किए हैं, इटर्नल लव एंड द टाइम वर्सेस लव। तो देखो इटर्नल लव, इटर्नल लव में क्या आएगा? देखो लव एक्चुअल में इटर्नल का मतलब होता क्या है, यानी जो हमेशा रहे, कभी ना खत्म हो। तो लवर जो है पोएम में वो यही दिखाने की कोशिश करता है कि मेरा प्यार हमेशा रहेगा, यानी मैं वो अपनी बिलवर्ड के लिए बोल रहा है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। एंड ये प्यार कोई टाइम या किसी डिस्टेंस का मोहताज नहीं है, मतलब टाइम चाहे कितना ही गुजर जाए, मेरा प्यार तुमसे कभी कम नहीं होगा, बदलेगा नहीं, हमेशा मैं प्यार करता रहूंगा। तो वो यही बार बार दिखा रहा है। उसने जो उदाहरण दिए ना कि चाहे समुद्र सूख जाए, चाहे मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, ये सब एक उदाहरण ही इस बारे में है, इसके लिए है कि मेरा लव इटर्नल है, हमेशा प्यार करता रहूंगा। तो ये तुमसे चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, तो ये तो हो गया लव, इटर्नल लव की थीम है इसमें। दूसरी टाइम वर्सेस लव भी है इसमें। देखो टाइम क्या करता है? टाइम चीजों को चेंज कर देता है ना। टाइम के साथ चीजें बदल जाती हैं, फिजिकल वर्ल्ड बदल जाता है। आज यहाँ पर समुद्र है, कल क्या पता वहां पर पहाड़ हो, क्या पता कुछ और निकल आए, या फिर ज्वालामुखी बन जाए, कुछ भी हो सकता है वहां पे। वहां समुद्र सूख जाए, नदी बहने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। क्या भरोसा, कल ये शहर है, कल ये नहीं है ना, कल ये दुनिया है, यही नहीं है, क्या पता। अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो गया और पता चला कि पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया है, तो पूरा अर्थ ही चेंज हो गई। तो कुछ भी हो सकता है, टाइम चीजों को बदल देता है, टाइम चीजों को नष्ट कर देता है। तो पोएट इस बात पे फोकस कर रहा है कि जो एक्चुअल में वो बताने की कोशिश कर रहा है थ्रू अ लवर, दैट वो लवर खुद पोएट भी हो सकता है। तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जो लवर का लव है ना, वो कभी नहीं बदलेगा। इट विल नॉट चेंज। वाई? मतलब लव की पावर शो कर रहा है एक तरीके से वो, है ना। क्या शो कर रहा है? पावर ऑफ द लव, कि भाई वर्ल्ड चेंज हो जाए परंतु मेरा लव चेंज नहीं होगा तुम्हारी तरफ। बीलवर्ड के लिए बोल रहा है कि उस बीलवर्ड को बोल रहा है कि मेरा लव तुम्हारी तरफ कभी चेंज नहीं होगा। टाइम चीजों को चेंज कर सकता है परंतु मेरे लव को चेंज नहीं कर सकता। आई विल स्टिल बी देयर इवन आफ्टर टाइम ब्रिंग चेंजेस इनटू दी वर्ल्ड। मतलब वो बोल रहा है कि हमेशा मैं रहूंगा, मेरा प्यार हमेशा रहेगा, चाहे समुद्र सूख जाए, चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे तुम मुझसे कितनी दूर चले जाए, मैं तुमसे फिर भी प्यार करता रहूंगा। सो टाइम एंड लव का जो टसल है ना, उसमें लव को जीतता हुआ दिखाया गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं ना। तो फिगर ऑफ स्पीच में पहली फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली देखो पहली लाइन जो है ना, वो माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। तो माई लव, लव इज बी लवेड हेयर, है ना। तो जो उसकी बीलवेड है ना लवर की, वो किसके जैसी है? जैसी अ रेड रेड रोज, एक लाल लाल गुलाब की जैसी है। तो सिमिली में ये तो होता है कि हम तुलना करते हैं कि एक पर्सन को तुलना की गई, पर्सन की खूबसूरती या किसी भी चीज की, कोई गुण की किसी और चीज से। सो बेसिकली देखो
सो बिलवर्ड है वो किसके जैसी है, लाल लाल रोज की जैसी, तो ये सिंपली हो गई। अगर मैं बोलता बिलवर्ड है लाल लाल रोज, अगर मैं बोलता ओ माई लव इज अ रेड रेड रोज, कि मेरा लव तो एक रेड रेड रोज है, तो ये होता क्या, मेटाफर, वो फिर मेटाफर हो जाता। ठीक है, कि मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ मेरा लव तो लाल लाल रोज है, कहने का मतलब मेरा वही है, तुलना तो मैं फिर भी कर रहा हूँ कि लाल लाल रोज के जैसा है, परंतु मैं बोल नहीं रहा उसको कि जिसके जैसा है, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ मेरा लव तो लाल लाल रोज है, तो वो मेटाफर है। और अगर मेरा लव इज लाइक ए रेड रेड रोज या लाल लाल रोज, तो वो क्या हो गया, वो हो गया सिंबली, कि माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज इज सिंबली एंड माई लव इज अ रेड रेड रोज, तो वो मेटाफर। मतलब डिफरेंस समझ में आया। तो ऐसी एक और सिंबली यूज हुई है, लाइक हिज बिलवेड इज लाइक द मेलेडी, सुन एक मधुर संगीत की जैसी है, तो फिर से सिंबली है। ठीक है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन देखो, माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज में एलिट्रेशन यूज हो रहा है कॉन्सोनेंट। एलिट्रेशन क्या होता है, मतलब देखो व्यंजन का रिपीटेशन होता है, और अक्सर वर्ड की जो पहली साउंड होती है ना, फर्स्ट साउंड निकलती है एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए, जनरली वहीं से एलिट्रेशन, उसी का पता लगाते हैं कौन से व्यंजन का रिपीटेशन हो रहा है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ले और रे, यानी लव, एल और आर, ले और रे व्यंजन जो है कॉन्सोनेंट है, इनका रिपीटेशन हो रहा है इसमें, लव, लाइक, रेड रेड रोज। तो ले और रे, ये शब्द का स्टार्टिंग की साउंड रिपीट हो रही है, तो ये इस्तेमाल हो रहा है एलिट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, एलिट्रेशन। ये रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड स्पेशली एट द स्टार्टिंग ऑफ ए वर्ड, यानी फर्स्ट साउंड ऑफ ए वर्ड, तो वो एलिट्रेशन हो गया। फिर देखते हैं हम तीसरी चीज बातें, एनियममेंट। एनियममेंट क्या होता है, तो देखो एनियममेंट ये होता है कि ओ माई लव इज लाइक द मेलेडी, तो वाक्य यहां पूरा नहीं हो रहा है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेलेडी दैट स्वीटली प्लेड इन ट्यून। तो अगर पोयम में कोई लाइन लिखी गई है जिसमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट लाइन में वो सेंटेंस जारी रहता है, तो इस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम, एनियममेंट। इसमें जो जे है ना साइलेंट रहता है, इसलिए हम पढ़ते हैं इसको एनियममेंट। समझ गए, तो एनियममेंट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है असोनेंस। असोनेंस में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वॉवल्स, वॉवल साउंड्स का रिपीटेशन होता है। ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, फिर से हम वही उदाहरण दे रहे हैं, इसमें रिपीटेशन है वॉवल साउंड ई, लव, लाइक, रेड, रेड, तो ये ई जो है ना, ऑफ, ई, इन साउंड का रिपीटेशन हो रहा है इसमें, तो ये हो गया असोनेंस। एक जगह और देखते हैं, फेयर, दी, व्हील, लव, यहां भी दोबारा से ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, समझ में आया। तो ये हो गया असोनेंस। असोनेंस वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मतलब वोवल साउंड का रिपीटेशन वर्ड के स्टार्टिंग में हो सकता है और वर्ड के बीच में हो सकता है, दोनों जगह सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्सोनेंस, देखो कॉन्सोनेंस को समझते हुए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉन्सोनेंस में भी रिपीटेशन होता है, किसका, कॉन्सोनेंट का, जैसे नाम ही बता रहा है किसका रिपीटेशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट का। ठीक है, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है, परंतु किस तरह से, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन तो एलिट्रेशन में भी होता है, हमने ये तो पढ़ा, परंतु इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो उदाहरण दिया, रेड रेड रोज, अब देखो रेड रेड रोज में तो एलिट्रेशन हो गया, रे रे रे, ठीक है, परंतु अगर मैं लेता हूं सिर्फ रेड रोज, ये वाला हिस्सा, तो इसमें है कॉन्सोनेंस। कैसे, क्योंकि रे साउंड की रिपीटेशन तो हो ही रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में। देखो कॉन्सोनेंस पहली बात तो वर्ड के स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन वर्ड के बीच में भी हो सकता है, एलिट्रेशन में वर्ड के स्टार्टिंग में होता है, पर कॉन्सोनेंस में वर्ड के बीच में भी जो रिपीटेशन है ना कॉन्सोनेंट साउंड, वो बीच में भी आ सकती है, परंतु जैसे यहाँ पर तो चलो स्टार्टिंग में रेड रोज, रे रे, परंतु अब इसमें और इसको मैं एलिट्रेशन बोल दूंगा, मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे फिर डिफरेंस क्या हो गया, कॉन्सोनेंस एलिट्रेशन में डिफरेंस है वोवल साउंड का। इसके बाद में वोवल देखो क्या है, रेड रोज, ई और ओ, वोवल बदल रहा है। कॉन्सोनेंस को पहचानने का तरीका ये होता है कि ठीक है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, परंतु उसके तुरंत बाद में जो वोवल साउंड आ रही है वो बदलनी चाहिए दोनों शब्दों में, तो ही कॉन्सोनेंस है। इसलिए अगर तीनों को उठा के लेंगे हम तो ये हो गया एलिट्रेशन, और अगर इसको इतना से लेंगे तो हम बोलेंगे कॉन्सोनेंस। समझ में आया। तो ये रेड रोज, उदाहरण और भी हो सकते हैं, मैं बोल दूं रेड रेड, ठीक है, सॉरी रेड, तो रे रे, परंतु आई और ई वॉवल बदल गया, ठीक है। मैं बोलता हूं स्प्लेटर और स्प्लिटर, स्प्लिटर स्प्लेटर, ले ले, ठीक है, ले ले, हम इस ऐसे नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे ले ले, स्प्लिटर स्प्लेटर, क्योंकि से के बाद में वॉवल नहीं आ रहा ना, पी तो खुद ही कॉन्सोनेंट है, तो ले स्प्लिटर, ले ले साउंड रिपीट हो रही है, परंतु तुरंत बाद में वॉवल क्या है, ए और आई, लेटर और लीटर, तो बदल गया ना वोवल, तो यहां ये इस्तेमाल हो रहा है कॉन्सोनेंस।
समझ में आई चीज क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये डिफरेंस है एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में। अब आते हैं हाइपरबली। हाइपरबली तो यार मतलब अतिशयोक्ति, कोई चीज बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, और पोएम में तो भर भर के फेंका है एकदम राइटर ने। लवर वो कर देगा तब तक प्यार जिंदा रहेगा, भाई सूरज मतलब सूरज चांद रहेंगे तब तक प्यार जिंदा रहेगा मतलब ये लिखा नहीं है, पर उसमें लिखा है कि जब तक समुद्र सूख जाएंगे मैं प्यार करता रहूंगा, जब तक जिंदगी मेरी है तब से प्यार करता रहूंगा, तब तक चाहे तुम हजारों मील दूर चल जाओ तो तुमसे प्यार करता रहूंगा। तो ये जो शब्द है ना, दीज वर्ड्स, दीज फ्रेजेस इंडिकेट टुवर्ड्स हाइपरबली। किसकी तरफ इंडिकेशन देते हैं? हाइपरबली की तरफ, कि यहाँ अतिशयोक्ति इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति है। तो ये तो हो गया हमारी बेसिक, मतलब यहाँ तक हमारा क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो चुका है। बात है हम राइम एंड स्ट्रक्चर पे। देखो राइम एंड स्ट्रक्चर में पोएम में 4 स्टैंजा है और हर स्टैंजा में 4 लाइन है। चलो देखो स्टैंजा को, पोएम को दिखाते हुए समझाता हूँ। देखो तो ये हो गया 4 स्टैंजा, ठीक है, और हर स्टैंजा में कितनी है? 4-4 लाइन, ठीक है। तो ये तो ढांचा हो गया। अब राइम स्कीम पे आए तो रोज, राइम स्कीम मतलब तुकबंदी। रोज इसको हम दे देंगे ए। जून, क्या रोज जून से राइम कर रहा है? नहीं कर रहा, तो बी देते हैं। मेलेडी, क्या मेलेडी जून या रोज में किसी से राइम कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसको देंगे सी। तो रोज, जून, मेलेडी, ट्यून, ट्यून किससे राइम कर रहा है? जून से, तो इसको बी दिया है तो इसको भी बी देंगे। तो ए बी सी बी, ठीक है। लास्ट, लास्ट को ए देंगे, आई को बी देंगे, कोई राइम नहीं हो रहा। डियर, डियर आई लास्ट, कोई राइम हो रहा नहीं हो रहा, तो इसको सी देंगे अलग ही। ड्राई, ड्राई किससे राइम हो रहा? आई से, आई ड्राई, तो इसको भी देंगे क्योंकि इसको भी दिया है। तो ए बी सी बी, तो पहले के 2 स्टैंजाज में तो ए बी सी बी राइम स्कीम इस्तेमाल हुई है। अब नेक्स्ट 2 स्टैंजाज में देखो क्या हो रहा है। डियर को ए, सन को बी, फिर डियर को ए, डियर डियर, और रन को बी क्योंकि सन और रन, तो ए बी, तो सेम ए बी यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे 2 स्टैंजा, स्टार्टिंग के 2 स्टैंजाज में तो ए बी सी बी, और लास्ट के 2 स्टैंजाज में ए बी यूज किया गया है राइम स्कीम में। समझ में आई चीज? तो राइम स्कीम निकालने का तरीका समझ में आ गया किस तरीके से होता है? आई होप अब इजी रहेगा आपको। अभी आगे जब भी कोई पोएम पढ़ो ना, अगर पूरी पोएम में एक ही, जैसे मान लो ए बी सी बी सेम ही पैटर्न इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक स्टैंजा ही बता दो ए बी सी बी यूज की गई है पूरी पोएम में, तो पता लग जाएगा भाई पूरी पोएम में ए बी सी बी यूज हुई है। परंतु यहाँ पर कोई बदल गई है ए बी सी बी फिर ए बी, दैट्स व्हाई हमने दिखाया है दोनों को, है ना, कि किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है कि शुरू की 2 स्टैंजाज में अलग राइम स्कीम है, अगले 2 स्टैंजाज में अलग है। ठीक है, तो ये हमारी क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गया पोएम का। अब आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना, मतलब कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। किस तरह चीज समझ में नहीं आई मैं बता दूंगा। और हाँ एक चीज और, ये जो वीडियोस हैं ये दूसरे बच्चों के साथ में भी शेयर करना ताकि उनको भी समझ में आए, मतलब उनको मतलब हेल्प मिल सके। केवल क्यों तुम ही क्यों फायदा उठाओ, बाकी लोगों को फायदा मिलना चाहिए ना। तो शेयर करना वीडियोस को, चैनल को शेयर करना दूसरे बच्चों के साथ में। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। टिल देन बाय बाय।